तो जैसा कि आप जानते हैं डेली मैं एक वीडियो बनाती हूँ। तो आज का वीडियो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो अभी मैंने कई पार्टों में बनाया है। आगे का भाग आपको पढ़ना है तो पिछली वीडियो आप देखिएगा 507। तो जैसा कि है वाचन हम करेंगे, इसे आप सुनकर अपनी टीडीटी, पीजीटी और अन्य नेट परीक्षाओं में उपयोगी बना सकते हैं। और इन्हीं किताब से आता है, इसलिए मैं किताब रीड करती हूँ, बाद में क्वेश्चन बनाऊंगी। तो देखिए, अनुप्रमाणित किया गया यहाँ तक। जिस परिस्थिति में अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का विकास हुआ, उसे भी देखकर यह समझ लेना चाहिए कि रीतिकाल के अंत में या तो भारतीय युग के अंत में हिंदी काव्य की जो परिस्थितियाँ थी वह कहाँ तक इंग्लैंड की परिस्थितियों के अनुरूप थी। सारे यूरोप में बहुत दिनों तक पंडितों और विद्वानों को लिखने पढ़ने की भाषा लैटिन प्राचीन रोमियो की भाषा रही। फ्रांसीसियों के प्रभाव से इंग्लैंड की काव्य रचना भी लैटिन की प्राचीन रूढ़ियों से जकड़ी जाने लगी। इस भाषा के काव्यों की सारी पद्धतियों का अनुसरण होने लगा। बधी हुई अलंकृत पदावली, वस्तु वर्णन की रूढ़ियाँ, छंदों की व्यवस्था सब ज्यों की त्यों रखी जाने लगी। इस प्रकार अंग्रेजी काव्य विदेशी काव्य और साहित्य के रूढ़ियों से इतना आच्छादन हो गया कि वह देश की परंपरागत स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन्न सा हो गया। काव्य पर कैब्र और वंश के काव्य धारा को साधारण जनता की नद रुचि के अनुकूल नाना मधुर लयों में तथा लोक हृदय के ढलाव की नाना मार्मिक अंत भूमियों में ढाला। अंग्रेजी साहित्य के भीतर काव्य का यह स्वच्छंद रूप पूर्ण रूप से बहुत अलग दिखाई पड़ा। बात यह थी कि लैटिन, जिसके साहित्य का निर्माण बहुत कुछ यावनी ढांचे पर हुआ था, इंग्लैंड के लिए दूर देश की भाषा थी। अतः उसका साहित्य भी वहाँ के निवासियों के अपने चिरसंचित संस्कार और भाव व्यंजना पद्धति से दूर पड़ता था। पर हमारे साहित्य में रीतिकाल की जो रूढ़ियाँ हैं वे किसी और देश की नहीं। उनका विकास इसी देश के साहित्य के भीतर संस्कृत में हुआ है। संस्कृत काव्य और उसी के अनुसरण पर उचित प्राकृत अपभ्रंश काव्य भी हमारा ही पुराना काव्य है, पर पंडित और विद्वानों द्वारा रूप ग्रहण करते रहने और कुछ बद जाने के कारण जनसाधारण की भावमयी वाग्धारा धारा से कुछ हटा सा लगता है। पर एक ही जाति के बारे में वह अभिभूत यदि अनुभूति की स्वच्छंदता की धारा प्राकृतिक पद्धति पर अर्थात परंपरा से चले आते हुए मौखिक गीतों के मर्म स्थल से शक्ति लेकर चलने पाती तो वह अपनी ही काव्य परंपरा होती, अधिक सजीव और स्वच्छंद की हुई। रीतिकाल के भीतर हम दिखा चुके हैं किस प्रकार रसों और अलंकारों के उदाहरण के रूप में रचना होने से और कुछ छंदों की परिपाटी बच जाने से हिंदी कविता जकड़ सी उठी थी। हरिश्चंद्र के सहयोगी में काव्य धारा को नए नए विषयों की ओर मोड़ने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, पर भाषा ब्रज ही रहने दी गई और पद की ढांचा विवृत्ति के ढंग तथा प्रवृत्तियों के स्वच्छंद निरीक्षण आदि में स्वच्छंदता के दर्शन न हुए। इस प्रकार के स्वच्छंदता का अभाव पहल पंडित श्रीधर पाठक ने की थी। उन्होंने प्राकृत के रूढ़बद्ध रूपों तक ही न रहकर अपनी आँखों से भी उसके रूपों को देखा। गुणवंत हेमंत में वे गांव में उपजने वाले मूली मटर ऐसी वस्तुओं को भी प्रेम से सामने लाए जो परंपरागत रीतियों वर्णों के भीतर नहीं दिखाई पड़ती थी। इसके लिए उन्हें
पंडित माधव प्रसाद मिश्र की बौछार भी सहनी पड़ी थी। इन्होंने खड़ी बोली पद के लिए सुंदर लय और चढ़ाव उतार के कई नए ढांचे भी निकाले और इस बात का ध्यान रखा कि छंदों का सुंदर लय से पढ़ना यह बात है, राग रंगनी गाना दूसरी बात। ख्याल या लावनी की लय पर जैसे एकांतवासी योगी लिखा गया, वैसे ही सुथरे साइयों के सधुक्कड़ी ढंग पर जगत सच्चाई सार, जिसमें कहा गया है कि जगत के सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। स्वर्गीय बीड़ा में उन्होंने उस परोक्ष दिव्य संगीत की ओर रहस्यपूर्ण संकेत किया, जिसके ताल सुर पर यह सारा विश्व नाच रहा है। इन सब बातों का विचार करने पर पंडित श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदवादी रोमांटिज्म के प्रवर्तक ठहरते हैं। कौन है? पंडित श्रीधर पाठक। खेद है कि सच्ची और स्वाभाविक स्वच्छंदवाद का यह मार्ग हमारे काव्य क्षेत्र के बीच चल ना पाया। बात यह है कि उस समय पिछले संस्कृत काव्य के संस्कारों के साथ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आए, जिनका प्रभाव गद्य साहित्य और काव्य निर्माण दोनों पर बहुत व्यापक पड़ा। हिंदी में परंपरा से ब्याहगत छंदों के स्थान पर संस्कृत के वृत्तों का चलन हुआ, जिसके कारण संस्कृत पदावली का समावेश बढ़ने लगा। भक्ति काल और रीति काल के परिपाटियों के स्थान पर पिछले संस्कृत साहित्य की पद्धति की ओर लोगों का ध्यान बटा। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका द्वारा बराबर कविता में बोलचाल की सीधी सादी भाषा का आग्रह करते रहे, जिससे इतिवृत्तात्मक मैटर ऑफ फैक्ट पदों का खड़ी बोली में ढेर लगने लगा। यह तो हुई द्वितीय उत्थान के भीतर की बात। आगे चलकर तृतीय उत्थान में उक्त परिस्थितियों के कारण जो प्रक्रिया उत्पन्न हुई, वह भी स्वाभाविक स्वच्छंदवाद की ओर न बढ़ने पाई। बीच में रविंद्र बाबू की गीतांजलि की धूम उठ जाने के कारण नवीनता प्रदर्शन इच्छुक नए कवियों में से कुछ लोग तो बंग भाषा की रहस्यात्मक कविताओं की रूपरेखा लाने लगे। कुछ लोग पाश्चात्य काव्य पद्धति को विश्व साहित्य का लक्ष्य समझ उसके अनुसरण में तत्पर हुए। परिणाम यह हुआ कि अपने यहाँ की रीतिकाल की रूढ़ियों और द्वितीय उत्थान की वृत्तों से छूटकर बहुत सी हिंदी कविता विदेश की अनुकूल रूढ़ियों और वादों में जा फंसी। इन्हें गिने नए कवि भी स्वच्छंदवाद के मार्मिक और स्वाभाविक पथ पर चले। आगे पढ़ाएंगे हम श्रीधर पाठक। तो नमस्कार, आशा करती हूँ आप इसे सुनकर और देखकर लाभ उठा सकते हैं अपनी